नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना महिला और बाल विकास में जो सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन इंद्रधनुष, है ना। अब मिशन इंद्रधनुष को शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अपने को इसमें क्या क्या देखना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि आखिर ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसके पीछे की चीज़ें क्या रही थी, क्यों ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष, इसमें कितनी बीमारियां हैं। तो बेसिकली 7 बीमारियां अपने को देखना है। उसके बाद फिर अपन इसमें 5 और बीमारियां भी देखेंगे और हम इन बीमारियों को भी अच्छे से कवर कर लेंगे कि क्यों, कैसे, कौन सी बीमारी होती है। उसके बाद फिर हम इसके साथ साथ इसकी वैक्सीन्स को भी देख लेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स इसमें कौन कौन सी बीमारियों में लगती हैं, है ना। उसके बाद फिर एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 5.0 वर्जन है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर कुछ वर्तमान में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आज अपने को पढ़ना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। तो अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करती हूँ तो जो सबसे पहले भारत में टीकाकरण से संबंधित कोई भी प्रोग्राम आया है वो है 1978 में। 1978 में एक EPI प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। EPI का अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो वो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, है ना। एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है 1978 में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम को ही यूनिवर्सलाइज किया गया, मतलब सार्वभौमिक करने के लिए इसका नाम कर दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मींस UIP। ये बात कर रहे थे अपन 1978 की, ये बात कर रहे हैं अपन 1985 की, मतलब 1978 में एक चीज़ हुई। वो एक चीज़ का नाम क्या है, EPI, और दूसरी बात अपन ने देखी है UIP, जो कि 1985 में हुआ है। इतनी बातें क्लियर हैं। इन बातों के बारे में सर ने आपको प्रीवियस क्लास में डिटेल में बताया है। यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। जो UIP है उसमें कुल 12 प्रकार की बीमारियों को शामिल किया है और इन 12 प्रकार की बीमारियों पर अपन आगे चर्चा करेंगे, जिसमें से 7 मिशन इंद्रधनुष में पहले प्रारंभ की थी और उसके बाद में भी 5 प्रारंभ की थी। 7 और 5 करके टोटल 12 बीमारियाँ। ठीक है, जो आज का मुख्य टॉपिक है वो है मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष जैसा कि नाम से क्लियर है, रेनबो या इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, टोटल 7 कलर्स, है ना। तो इन 7 रंगों से 7 बीमारियां कवर की गई हैं, 7 बीमारी और उनके लिए टीके। अब ये जो 7 प्रकार के टीके हैं, जरूरी नहीं है कि हर बीमारी के लिए अलग प्रकार का टीका हो, है ना। इसमें क्या है कि 2-3 बीमारियों के लिए साथ में एक टीका भी लगाया है, जैसे DPT। 3 बीमारियां हैं यहाँ पे और DPT के लिए एक साथ एक ही टीका लगता है। फिर अपन पढ़ेंगे पेंटावलेंट वैक्सीन। तो पेंटावलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों के लिए टीका को कवर किया है ना। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 बीमारियां हैं तो उनके लिए 7 टीके ऐसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका प्रारंभ। इसका जो प्रारंभ है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर की मैं बात करूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, है ना, सुशासन दिवस। इसे और क्या बोलते हैं हम, सुशासन दिवस। ठीक है, ये सुशासन दिवस के दिन से, मतलब 25 दिसंबर 2014 से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा 201 जुलाई से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये प्रारंभ किसने किया। सामान्यतः हम प्रधानमंत्री के नाम से किसी भी प्रोग्राम को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो स्वास्थ्य मंत्री थे JP नड्डा, है ना, कौन से मंत्री थे ये, स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसका अगर मिनिस्ट्री देखें, अपन मंत्रालय देखें, तो क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये आखिर प्रारंभ क्यों किया गया। मतलब अगर मैं देखूं 2009 से लेकर के 2013 तक, यहाँ पर जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, है ना, मनमोहन जी की सरकार। तो उस समय क्या हुआ था कि जो टीकाकरण की जो रेट यहाँ पर 61 से बढ़ करके 65% हुई थी। इसका सेंस क्या है कि 1% जो टीकाकरण का है इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीजमेंट वैक्सीनेशन में, वो पर ईयर चल रहा है ना। तो ये रेट ऑफ इंक्रीजमेंट जो इम्यूनाइजेशन की थी वो बहुत धीमी हो गई थी। तो इस धीमी दर को बढ़ाने के लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे है कि कौन कौन सी 7 बीमारियां इसमें आती हैं, है ना। तो ये जो 7 बीमारियां हैं इनको याद करने की कोशिश करते हैं पहले, और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका इनके टीके के साथ इनको याद करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन DPT।
टी। DPT एक टीका है जिसमें 3 बीमारियां शामिल हैं, और इस टीका में क्या है, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस और T फॉर टिटनेस। ठीक है। उसके बाद फिर है ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है मतलब टीबी, और टीबी के लिए जो टीका होता है वो है BCG, याद रखना BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या है इसका नाम, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है। इसके बाद फिर है पोलियो। पोलियो का है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। नाम क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। एक और बार देखते हैं, ओरल पोलियो और वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन। इसके बाद एक है मीजल्स, और फिर एक और बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हम बीमारियों को याद करते हैं, DPT, ये तीनों बीमारियां कंप्लीट हो गई, DPT। उसके बाद में टीबी का टीका BCG, उसके बाद पोलियो, फिर अपना है मीजल्स और हेपेटाइटिस। ये 7 बीमारियां कवर हो गई। अब इन बीमारियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो डिप्थीरिया है इसे ही बोलते हैं गला घोटू, जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, गला घोटू। ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, संक्रामक बीमारी होती है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, बच्चों में जल्दी हो जाती है। उसके बाद है काली खांसी, इसे बोलते हैं पर्ट्यूसिस, या इसे एक और नाम है हुपिंग कफ। क्या बोलते हैं, हुपिंग कफ। ठीक है। अब ये हुपिंग कफ है, ये भी संक्रामक बीमारी होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे भी क्या, श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। तीसरी बीमारी है टिटनेस। तो टिटनेस से भी ये तीनों बैक्टीरियल बीमारियां याद रखना है ना, बैक्टीरिया से होती हैं DPT। तो टिटनेस भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, और इसमें क्या होता है, जो शरीर है वो धनुष के आकार का हो जाता है, मतलब शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे जो प्रभावित अंग है वो है तंत्र का तंत्र। प्रभावी अंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अपन देखते जाते हैं साथ साथ में क्या प्रभावी अंग है इससे, तंत्र का तंत्र। उसके बाद TB या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक जिसे बोलते हैं, आप सब लोग भली भांति इससे परिचित हैं। तो ये जो बीमारी है इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं वो है फेफड़े। क्या होते हैं, फेफड़ा, है ना, फेफड़े। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम फेफड़ा। ठीक है। इसके बाद जो पोलियो है, पोलियो में भी तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, और लकवा जैसी कंडीशन आ जाती है। उसके बाद है मीजल्स खसरा, इसमें क्या होते हैं, शरीर पे चेचक जैसे दाने आ जाते हैं, चेचक के दाने जैसा, है ना, और बुखार वगैरह रहता है। उसके बाद फिर जो एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, लीवर पर अफेक्ट होता है, लीवर या यकृत की बीमारी है। ठीक है। ये 7 बीमारियां कवर हुई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले प्रारंभिक तौर पर ये 7 बीमारियों को ही शामिल किया था मिशन इंद्रधनुष में। उसके बाद 5 और बीमारियों को भी इंक्लूड कर लिया गया है ना। ये जो 5 और बीमारियां हैं इनको इंक्लूड कर लिया। एक है हीमोफीलिया टाइप बी या हीमोफिलस टाइप बी, जो इसका वायरस होता है उससे होती है। उसके बाद रोटा वायरस, निमोनिया, रूबेला और मेनिंजाइटिस। अब जो हीमोफिलस टाइप बी होता है वो क्या है कि एक वायरस से एक अटैक होता है, मतलब शरीर पे। तो उससे क्या होता है कि मेनिंजाइटिस जैसी, मतलब मस्तिष्क, है ना, और रीढ़ की हड्डी और बहुत सारे बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि है ना क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बाद फिर एक है रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या होता है, छोटे बच्चों में होता है। किन में होता है, बच्चों में होता है ना जनरली। और इसमें होता है पेचिस या दस्त की बीमारी हो जाती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, और डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी उनकी। फिर एक है निमोनिया। निमोनिया जनरली बच्चों में होता है सबसे ज़्यादा। इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है छोटे बच्चों को। उसके बाद है एक रूबेला और एक है मेनिंजाइटिस। रूबेला में भी शरीर पर दाने आ जाते हैं। इसको जापानी खसरा भी बोलते हैं, याद रखना है। सॉरी, जर्मनी खसरा, क्या बोलते हैं इसको, जर्मन खसरा। और इसमें क्या होता है, शरीर पर दाने, शरीर पर। ठीक है। उसके बाद एक बीमारी है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं अपन, है ना। मस्तिष्क में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, सूजन आ जाती है, और मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस। ये हो गई हैं 5 और बीमारियां जो कि उसमें इंक्लूड है, किसमें, मिशन इंद्रधनुष में। ठीक है। तो ऐसे करके हमने 7 + 5 टोटल 12 बीमारियां कवर की। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में
कुछ 2-3 अलग टाइप की बीमारियां भी हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, है ना। तो हम देखते हैं, एक बीमारी है जापानी इंसेफेलाइटिस और एक बीमारी है न्यूमोकोकस, है ना, न्यूमोकोकस संक्रमण। तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस है ये जनरली मच्छर से होती है, मच्छर काटने से ये बीमारी होती है, ठीक है। इसमें भी मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और यहाँ मस्तिष्क, ठीक है। और इसके बाद जो न्यूमोकोकस जो बीमारी है उसमें भी जिस तरह से मेनिंजाइटिस में समस्या होती थी, जिस तरह से हीमोफिलस टाइप बी में होती थी, उसी प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिशन इंद्रधनुष। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसे हम बोलते हैं IMI या इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड का मतलब ही होता है तीव्र। क्या सेंस होता है इसका? तीव्र या सघन मिशन इंद्रधनुष। एक्चुअली में था क्या कि जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया था कि किन बच्चों के लिए है, किन के लिए है। वो सामान्यतः 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में 2020 तक टारगेट रखा गया था कि 90% तक अपने को अचीव करना है ना। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है वो 2017 में स्टार्ट किया। कब प्रारंभ किया? 2017, 8 अक्टूबर, डेट भी याद रखो। इसका जो लक्ष्य था वो था 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। इसमें क्राइटेरिया फिक्स था कि इन पर अपने को फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कवरेज क्या था, इसमें किनको कवरेज किया गया था और क्या लक्ष्य था। तो वही है कि इसमें 90% तक लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद इसमें जो मतलब इसको किस तरह से चलाया जाना है उसके लिए क्या प्रावधान थे। तो इसमें था रूटीन वैक्सीन, मतलब जो रूटीन वैक्सीन होती है वीकली रूटीन वैक्सीन होता है हर हॉस्पिटल में। वीक में 2 डे ऐसे होते हैं जिन पे वैक्सीनेशन चलता है ना, एरियाज़ के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें। तो जो रूटीन वैक्सीन थी, रूटीन वैक्सीन कब से स्टार्ट हुई थी? UIP से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि 1985 का था। अब यहाँ पे जो रूटीन वैक्सीन में जिन बच्चों को और जिन महिलाओं को टीकाकरण नहीं हो पाया है उनके अलावा इन 4 राउंड में IMI के तहत इम्यूनाइज्ड करना है ना लोगों को। तो ये 7 से 13 है ना। 4 राउंड में मतलब एक साल में 4 महीने, अलग अलग 4 महीने हो सकता है। वो पहले के 3 मंथ में हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च में से किसी महीने में, फिर अगले 3 महीने के किसी महीने में, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 7 से 13 तारीख तक टीकाकरण किया जाना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका कवरेज क्या क्या है, किन किन एरियाज़ को कवर करना है। तो जब हम मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष में रूरल एरियाज़ को कवर किया जाता है मेनली। किस एरिया को? रूरल एरिया को। और IMI का मेन कवरेज है अर्बन एरियाज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अर्बन एरियाज़ पर भी फोकस किया है, क्योंकि अपन ने MI में कर लिया रूरल एरियाज़ पर तो, लेकिन जो अर्बन कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनमें इम्यूनाइजेशन पीछे रह गया, तो उनको भी कवर करना है। अब किन किन एरियाज़ को कवर करना है? लो कवरेज एरिया है जो वहाँ पे जिन सब सेंटर्स में ANM नहीं हो, है ना। ANM का हम यहाँ सेंस देखते हैं। ANM क्या होती है? ANM एक स्वास्थ्य कर्मी होती है, महिला स्वास्थ्य कर्मी, जिसका पूरा नाम है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। ये जनरली सब सेंटर्स पर कार्यरत रहती हैं और वहाँ की प्रमुख हेल्थ वर्कर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हाई रिस्क एरियाज़, कुछ हाई रिस्क एरियाज़ रहती हैं जो कि अर्बन स्लम्स हैं, मतलब जो शहरी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां, वो नोमैडिक साइट्स हैं, मतलब जहाँ पे जो घुमंतु प्रकार के लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह वाले लोग होते हैं, है ना, जिनका एक फिक्स वो नहीं होता, हैबिटेट नहीं होता, एक निवास स्थान नहीं है फिक्स कि यहाँ रहना है, वो लोग हैं। उसके बाद माइग्रेंट सेटलमेंट्स हैं, जो बंजारा ट्राइब्स होती हैं और भी जो ट्राइब्स हैं, तो वो सब लोगों को इनमें कवर करना है ना। उनके जो बच्चे हैं, उनकी महिलाएं, उनका टीकाकरण इसके अंतर्गत कवर किया जाना है। इतना क्लियर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट ऐप अगर हो तो किलकारी ऐप, ठीक है। किलकारी ऐप इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो कब कब कैसे कैसे चला है ना, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले है IMI, मतलब इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसका 1.0। अब हम देखते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है उसके जो चरण हैं, है ना, वो कब कब कैसे कैसे हुए हैं।
तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 जो हम अभी अभी देख चुके हैं वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। जो 2.0 है वो 2019 में स्टार्ट किया था, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, मेनिनजाइटिस का टीका यहाँ पे इंक्लूड किया था। जो 12 जो वैक्सीन्स हैं उनमें मेनिनजाइटिस का टीका। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको अपन 2019-20 कहते हैं, 1920 में, ठीक है। यहाँ पर ही ये जो अवसर था इसको स्टार्ट करने का 2.0 को, वो था पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान था, उसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए थे, ठीक है। 25th ईयर था उसका, क्योंकि पल्स पोलियो अभियान कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद फिर जो 3.0 जो चरण था वो कोविड के टाइम में स्टार्ट किया गया था। अब कोविड के टाइम में क्या था कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था वैक्सीनाइजेशन पे, है ना, क्योंकि मतलब वही था कि एक्सेस नहीं हो पा रही थी हॉस्पिटल्स तक, सारी चीज़ें थी, तो जो रेट थी वो थोड़ी सी गिर गई थी। फिर उस रेट को और बढ़ाने के लिए और अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए अपन ने 4.0 करके नया चरण स्टार्ट किया। और अभी हाल ही में IMI 5.0 जो 2023 में स्टार्ट किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना मिशन इंद्रधनुष 5.0। ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये सघन मिशन इंद्रधनुष है ना, याद रखना है, सघन मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि IMI के चरण चले हैं आगे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 7 अगस्त 2023 को हरियाणा से प्रारंभ किया गया है। कहीं कहीं अपने को ना कोयम्बटूर भी मिलता है, तो वो आप देख लेना। वैसे तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन कभी अगर आए तो वो आप अपने विवेक से देखना कि कोयम्बटूर है कि हरियाणा है, ठीक है। अब 7 अगस्त 2023 से हरियाणा से प्रारंभ किया गया है। 3 राउंड में ये चला है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, है ना। 5-5 दिन के लिए चला है, 7 से 12, 12 से 16 और ये 9 से 14, ठीक है, 5-5 दिन के लिए चला है। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, मीजल्स और रुबेला, इसको ख़त्म करना है अपने को 2023 तक। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है IMI 5.0 का कि 2023 तक मीजल्स और रुबेला को ख़त्म करना है, इसका खात्मा किया जाना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जो 5.0 करके जो भी अपना चरण है उसमें WHO ने, यूनिसेफ ने, रोटरी इंटरनेशनल ने बहुत हेल्प किया इंडिया को, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो डेटा है उस पर डिस्कशन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5 जो 2019-20 का डेटा है वो बोलता है कि अब जो वैक्सीनेशन का कवरेज है वो 76 हो गया है, जो कि लास्ट रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट में 62 था, ठीक है। 2015-16 में ये 62% कवरेज था, जो कि अभी 2019-20 में बढ़ करके 76% हो गया है। इतना कवर है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यूविन ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। यूविन ऐप, जैसे कोविन ऐप चलता था ना कोविड-19 के टीकाकरण करने के लिए, वैसे ही भारत सरकार के द्वारा यूविन ऐप स्टार्ट किया है। क्या हुआ था कि जनवरी में इसको प्रायोगिक तौर पर स्टार्ट किया था, यहाँ प्राइवेट नहीं है, ये है प्रायोगिक। क्या है यहाँ, प्रायोगिक। पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पर कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है ना, तो एक्सपेरिमेंटल फेज़ में स्टार्ट किया था, और अब सितंबर लास्ट में इसको लॉन्च किया जाना है, मतलब पूरे देश के लिए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है और हाल ही में किया जाना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें गर्भवती महिलाओं, याद रखना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको, और 0 से 17 वर्ष तक के बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे देखते हैं, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे देखते हैं, लेकिन 0 से 17 वर्ष तक के बच्चे का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाना है, यूविन ऐप में। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका, और 0 से 17 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उनके वैक्सीनाइजेशन का रिकॉर्ड रखा जाएगा, है ना। तो ये यूविन ऐप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से हमने ये जो मिशन इंद्रधनुष अपना टॉपिक था उसको कवर किया है। यहाँ पे हम इससे भी देख लेते हैं कि एक ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर, इसमें क्या क्या है, मीज़ल्स है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, हेपेटाइटिस बी है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है और टीबी है। अपन ने ये 7 बीमारियाँ देखी थी, DPT देखी थी अपन ने, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। उसके बाद हमने टीबी देखी थी, पोलियो देखा था,
और 2 बीमारियां कौन सी बची हैं अपनी, हेपेटाइटिस बी और मीज़ल्स। ठीक है, मीज़ल्स। तो ये 7 बीमारियां हम देख चुके हैं पहले ही, अच्छे से डिटेल में देखी हैं। एक बार अपन समराइज वे में डिस्कस कर लेते हैं पूरा कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, सबसे पहले अपन पढ़े थे ईपीआई। ईपीआई कब पढ़े थे, 1978 में पढ़े थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 1985 का था। उसके बाद फिर अपन आए थे एमआई पर, मिशन इंद्रधनुष 2014 का था। फिर हम आए थे आईएमआई पर, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो कि 2017 का था। फिर हम इसका आईएमआई का अपन 1.0 मतलब 1.0 तो इसे कह देते हैं। फिर 2.0 कब का था, 1920 का था। फिर 3.0 2021 का, 4.0 2022 का, 4.0 है ना, और 5.0 जो कि अभी 2023 का। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखी थी इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या देखी थी अपन ने, यूविन ऐप है ना, यूविन ऐप देखा था। यूविन ऐप में अपन देखे थे कि यहाँ पर ये जो यूविन ऐप है इसमें अपन ने देखा था 0 से 17 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को शामिल करना है, और ये अभी 2024 का था। इसके बाद हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखी थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 4th रिपोर्ट और 5th रिपोर्ट देखी थी। 4th रिपोर्ट में अपना डेटा कितना था, 4th रिपोर्ट में जो डेटा था अपना वो था 4th रिपोर्ट में जो डेटा था वो था 62% टीकाकरण का कवरेज किया था, है ना। और उसके बाद फिर 5th रिपोर्ट में जो डेटा था वो था 76.1 है एक्यूरेट, मैंने 76% बताया है, कोई इशू नहीं है ना। इस तरह से जो पूरा सिलेबस है हम उसे जल्दी ही कवर करेंगे, और इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।